उधर मेरी पत्नी के दिमाग में ऐसी भावना है कि लड़कियां पढ़ने से विधवा हो जाती हैं। कई विषय में उनके सोच विचार अलग हैं, लेकिन इस संस्कार से निकल ही नहीं पा रही है। राम मोहन रॉय से सुना है कि आपकी पत्नी काफी आधुनिक विचार की है। लेकिन भाई राजचंद्र, मैं एक बात कहना चाहूंगा, लड़कियों के इन संस्कारों का अर्थ आपको समझ में नहीं आया। मेरी पत्नी की ही बात ले लीजिए ना, पति देव के लिए अपने ही हाथों से कई तरह का मांस पकाती है और खाना बनाने के बाद कलश गंगा जल से भर भर के स्नान करती है। कभी कभी तो शीत ऋतु की आधी रात को भी। तो भाई राजचंद्र, इसको आप क्या कहेंगे? असल में क्या जानते हो, हमारे समाज की लड़कियों को ऐसे आचार विचार के बीच में रहना पड़ता है कि ये सारे संस्कार उनके खून में घुल मिल जाते हैं। क्या कर रही हो तुम? अपने बेटे को पानी में बहाने जा रही थी। मैं तो कह रही हूँ, इसके बलिदान से स्वस्थ बेटों का जन्म होगा। ज्योतिषी जी बता के गए हैं। ये बेटा ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है भाई द्वारकानाथ। रानी को पढ़ना लिखना सिखाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो उसके मन का अंधेरा मिटेगा नहीं। मैं कह रही हूँ, आप अभी कुछ खाएंगे? मैं जाती हूँ, रसोई से आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये सब क्या है? ये सब आप क्या लेकर आए हैं? ये सब क्या तुम्हें पता नहीं है? ये सब बेकार की चीजें नहीं है। नहीं, ये सब आप क्यों लेकर आए हैं? बताइए, आपके दिमाग में वही पुरानी जिद वापस आई है? रानी, तुम्हारे परामर्श के अनुसार हम लोगों ने बैंक ऑफ बंगाल का कार्य शुरू कर दिया है। तुम्ही ने तो हमें प्रेरणा दी है। मेरे मन में जो आया है मैंने वही कहा। इसके साथ पढ़ाई लिखाई का क्या संबंध है? अरे बाबा, यही सब खत्म नहीं हो जाता। बैंक का व्यापार कैसे चलता है ये तुम्हें जानना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम हम लोगों को सलाह कैसे दोगी? और इसीलिए तुम्हें पढ़ना लिखना सीखना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, ये सब आप बंद कीजिए। माँ बहुत गुस्सा करेंगी और आपको तो पता है ना, माँ क्यों मना करेंगी, क्यों गुस्सा करेंगी, क्यों डर जाएंगी। रानी, मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, कई बार कहा है, ये सब बिल्कुल कुसंस्कार है। लेकिन माँ की बात मानना कोई कुसंस्कार तो नहीं है। आपको तो पता है ना, जेठ जी दीदी को थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई सिखाते थे तो क्या हो गया? अब आप कहेंगे कि उन सब के साथ इन सब का कोई संबंध नहीं, लेकिन माँ का दिल है ना, क्या माँ का दिल मान लेगा? देखो रानी, अच्छा काम करने से रुकावटें अक्सर आती हैं। ये जो हम लोग बैंक का व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, वहाँ कितने लोग अपने रुपए पैसे और मूल्यवान चीजें जमा रखेंगे? तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ रुकावटें नहीं आएंगी? मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब रुकावटें पार करके आगे बढ़ो, सबके लिए उदाहरण बनो। यही मेरा सपना है रानी। आप जो करने को कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए राजी हूँ, अगर आप हुक्म करें तो। नहीं रानी, हुक्म नहीं। तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे सकता। ये सब अभी रहने दो। मन में अगर शंका हो तो कोई भी काम नहीं होता। तुम्हें जिस दिन लगेगा कि पढ़ाई लिखाई सीखना जरूरी है, उसी दिन शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम कानून सीखो, गणित सीखो, उर्दू, अरबी, फारसी सीखो, अगर मन करे तो गोरों की भाषा भी सीखो। रानी, मैं समाज की दूसरी लड़कियों की तरह तुम्हें नहीं देखता। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम हमारे व्यापार में इतनी उन्नति लाओगी कि लोगों को तुम पर गर्व होगा। क्या किया जा सकता है भाई राजचंद्र? बैंक को चलाना तो मुश्किल होते जा रहे हैं। लोगों का साथ, भरोसा, इन सब के बिना तो बैंक का व्यापार बिल्कुल फेल हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ भाई। लोग अगर भरोसा करके उनके रुपए पैसे, मूल्यवान चीजें बैंक में ना जमा करें तो बैंक तो चलेगा ही नहीं।
मैं सोच रहा हूँ कि परिचय करा देता हूँ। मेरे पिताजी श्री प्रीतराम दास। पिताजी, ये है ठाकुर परिवार के बेटे द्वारकानाथ। नमस्कार। बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो। मैं कमरे में आते आते तुम लोगों की बातें सुन रहा था। लोग भरोसा करके बैंक में अपने पैसे जमा नहीं कर रहे हैं। जी। ये तो स्वाभाविक है। अच्छा, लोग क्यों अपनी कमाई हुई धन संपत्ति बैंक में जमा करेंगे बताओ? देखो, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो उससे तुम लोगों की सिर्फ बदनामी ही होगी। लोग क्या सोचेंगे पता है? वो लोग सोचेंगे कि तुम लोग उनकी कमाई हुई धन संपत्ति चोरी करने वाले हो बैंक की आड़ में। लेकिन चाचा जी, ये व्यापार तो नया नहीं है। बैंक का व्यापार पहले भी हुआ है। हाँ, हुआ है, लेकिन चली नहीं। चंद्र, इस विषय में मेरी सहमति नहीं। सोना घर की लक्ष्मी होती है। घर का सोना बाहर क्यों जाएगा? लेकिन पिताजी, मैं इन लोगों के हाथ में अपने गहने जमा करना चाहती हूँ। बैंक में गहने जमा करने से सबका मंगल होगा। घर में रखने से चोरी का डर रहेगा और घर में रखने से फायदा भी क्या है? बैंक में रखने से ज्यादा सूद भी मिलेगा। लेकिन छोटी बहू, इतने दिनों का संस्कार तो झूठ नहीं हो सकता। घर का सोना बाहर जाना अमंगल होता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, छोटी मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। अभी हम लोगों को अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। आपने जो इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है, वो तो यहीं तक रोके रखने से नहीं चलेगा। हमारा काम है इसको धीरे धीरे आगे लेकर जाना। मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके मुंह पर बात कह रही हूँ, लेकिन आपकी मेहनत को हम लोग पानी में तो नहीं बहा सकते ना। इसलिए धन संपत्ति को और बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मजली चाची जी भी बैंक में गहने जमा करना चाहती हैं। तुम ये कैसी बातें कर रही हो छोटी बहू? मुझे पता है, पिताजी के सामने ये सब बातें करके मैंने बहुत अन्याय किया है। लेकिन पिताजी के लिए मेरी भक्ति श्रद्धा की वजह से मैंने ये सब बातें की हैं। अगर पिताजी इस बात के लिए मुझे सजा देना चाहते हैं तो मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। देखो, छोटी बहू की बात मैं नकार नहीं रहा हूं। ठीक है, वो जैसा चाहती है वैसा ही होगा। लो छोटी बहू, लो बहू। मैं देख रही हूँ तुम हर विषय में कुछ ज्यादा ही समझती हो। आदमियों के कारोबार के बारे में भी समझती हो।
लेकिन रुपए पैसे संपत्ति बढ़ा के क्या होगा वही नहीं समझती हो। लोग लूट मार करके खा लेंगे। एक बेटे को जन्म न देने से ये सब संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? माँ चुप हो जाइए। आप ऐसे छोटी बहू को क्यों बात बात पर सुनाती रहती हैं? अरे बाबा, अभी भी बहुत समय है। छोटी बहू मेरे घर की लक्ष्मी है। देखना समय पर बेटा जरूर आएगा। ये लीजिए शरबत। रानी, तुम वहां से जरा हिसाब का खाता लेकर आओ तो। ये लीजिए प्रसाद। रानी, क्या हुआ है तुम्हें? चेहरा ऐसा उदास क्यों लग रहा है? पिताजी का चेहरा नहीं देखा जा रहा है। पिताजी का शरीर टूट सा गया है। मुझे लगता है पोता होने की चिंता में उनकी ऐसी हालत हो गई है। मुझे पता है। देखो रानी, पिताजी की चिंता भी जायज है। 2 दिन पहले इस घर में गोरे सैनिक आए थे, चारों तरफ देख रहे थे। दरबार ने मुझे बताया। ये क्या? क्यों अचानक गोरे सैनिक? वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सुना है कि गोरे सैनिक नई पलटन ला रहे हैं। चारों तरफ उनके तंबू लगे हैं। बाद में ये भी हो सकता है कि हमारे घर के आंगन में भी तंबू लगा है। ऐसा कैसे करेंगे? देश में कोई कानून नहीं? अन्याय देखते ही वीरांगना रानी बन के गुस्सा निकल आया। गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं है। वो लोग अभी इस देश के शासक हैं। वो लोग जो बोलेंगे, जो करेंगे, वही कानून है। बाद में वो लोग हमारी संपत्ति भी कानून के आड़ में हथिया लेंगे। ऐसे में हमें भी कानून की राह पर चलना होगा। शासक बन जाने से वो लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते। जमीन छीनने की कोशिश करने से हमें भी पलटवार करना पड़ेगा। लेकिन रानी, खाली जमीन पर तंबू लगाने से हम लोग क्या जवाब देंगे? जमीन खाली मत रखिए। मतलब? ग्वाला, सैनिक, सिपाही सबको जमीन पर बसाने की व्यवस्था कीजिए। जमीन खाली नहीं मिलने से वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे घर के चारों तरफ जमीन हमारी रहेगी और गोरे लोग भी उसमें घुस नहीं पाएंगे। गंगा नदी तक की जमीन पिताजी की है। आप वहां लोगों के घर बसाने की व्यवस्था कीजिए। देखती हूँ वो लोग क्या कर सकते हैं। वाह, ये तो बड़ी बुद्धि वाली बात कही तुमने। तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती हैं? ठीक है, पिताजी को बताना पड़ेगा। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी छोटी बहू जब तक है, वो अपने दिमाग से कोई ना कोई उपाय निकालकर उन गोरों को हरा देगी। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। मैं मूर्ख महिला हूँ। तो किसने कहा मूर्ख रहने के लिए? कितने दिनों से समझा रहा हूँ कि पढ़ना लिखना सीखो। अब मूर्ख रहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा साहस करके पढ़ना लिखना सीख लो। क्या करूं बताइए? सबकी बात सुन के मुझे हिम्मत नहीं मिलती है।
अच्छा, आप जा कहाँ रहे हैं? वो मैं साथियों के साथ कलकत्ता के निकट एक जगह पर जाऊंगा। राम मोहन बाबू वापस लौटे हैं, वो भी वहां रहेंगे। और इसी बीच द्वारकानाथ के साथ भी जरा बात कर लूंगा। पता है रानी, कमर्शियल बैंक का बंटवारा हो रहा है। उधर नए यूनियन बैंक का भी प्रबंधन समूह तैयार हो रहा है। उसमें कुछ स्वदेशी सदस्य भी होंगे। मुझसे बहुत अनुरोध कर रहे हैं सदस्य बनने के लिए। हालांकि चुनाव के द्वारा सदस्यों का चयन होगा और यह तय किया गया है कि कंपनी के कागज बाजार में छोड़े जाएंगे। ओह बाबा, आप लोग इतने आगे बढ़ गए हैं। लेकिन पिताजी को पता है? तुम्हें तो पता है रानी, पिताजी इस व्यापार को अब तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो भी कहूं, इस व्यापार के पीछे द्वारकानाथ का दिमाग है। मेरे व्यापार करने के तरीके से द्वारकानाथ का तरीका ज्यादा तेज है। रानी, मैं निकल रहा हूं। वापस लौटने में देरी होगी, तुम चिंता मत करना। आपके वापस लौटने पर पिताजी और माँ से कह के आने वाली पूर्णिमा के दिन एक उत्सव रखूंगी। अचानक उत्सव? अगर भगवान ने मेरी सुन ली, अगर इस बार मैं पिताजी को बेटे का चेहरा दिखा पाऊं तो। रानी, ये सब तो किसी के हाथ में नहीं है। देखो, तुम ये सब सोचकर उदास मत होना। इससे अच्छा प्रार्थना करो कि बेटा हो या बेटी, वो स्वस्थ हो, स्वाभाविक हो। बस छोटी बहू, बस उठ जाओ। जी जान से आशीर्वाद दे रही हूँ, इस बार तुम्हारी गोद में बेटा ही आए। मुझे पता है पिताजी को बहुत चिंता हो रही है। माँ, एक बार गुरुदेव को बुलाइए ना, वो कोई उपाय बताएंगे जिससे कि पिताजी की चिंता दूर हो जाएगी। गुरुदेव को तो बुलाया है छोटी बहू, देखती हूँ गुरुदेव आके क्या कहते हैं। गुरुदेव ने तो पिछली बार तुम्हारी कुंडली देखी थी, इस बार गुरुदेव के आने से तुम उनको अपना हाथ दिखाना। देखते हैं अगर वो हाथ देखकर कुछ बता पाए तो। अरे ओ जुग्गी, बस 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 बहू बस। मैं कह रही हूँ, गुरुदेव को जो कहना है वो कहेंगे। अब तुम क्या कहना चाहती हो बताओ तो। इस बार तुम अपने ससुर जी की आशा पूरी कर पाओगी ना? हाँ? इतनी सारी बेटियों को लेकर चंदर का क्या हाल होगा क्या पता। सारी लड़कियों की शादी भी तो करवानी होगी। माँ, आप चुप हो जाइए ना। आप छोटी बहू को ये सब क्यों बता रही हैं? बोलिए, गुरुदेव तो आ ही रहे हैं, देखते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। ओ जुगी, गुरुदेव कब आ रहे हैं बता तो। गुरुदेव को एक बार दूसरे महल ले जाऊंगी। तेरे पिताजी अब बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, इसीलिए आके उनका आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे। ये क्या बात है? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। छोटी बहू, सुनो बहू, वो वैद्य जी ने जो मालिश करने का तेल दिया था ना, वो तुम दूसरे महल में भिजवाने की व्यवस्था करो जरा। हाँ माँ, भिजवाती हूँ। नानी माँ, आपके लिए पान बना दूं? आपके मुंह में तो पान नहीं दिखाई दे रहा। अरे क्या पान बहू, कुछ दिनों से तो कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा, कुछ बेचैनी सी हो रही है। जाने दो, तुम्हारा चेहरा देखूं तो बेटा, देखो तो। जुगी, देख देख। क्या हुआ है माँ? क्या देखूं? बहू की आंखों के नीचे काले घेरे दिख रहे हैं, चेहरे पर
पर कैसी थकान की चिन्ह है। असल में क्या है ना माँ, छोटी बहू शायद रात को ठीक से सोई नहीं होगी, पता है, इसलिए चेहरे की ऐसी हालत हो गई है। तुझे कुछ समझ में नहीं आता चुन्नू।